हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखने वाले हैं चैप्टर 6 और चैप्टर 6 का आज पहला टॉपिक हम देखेंगे, जिसमें हम कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे समजात अंग क्या होते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे समजात अंग क्या होते हैं। समजात अंग का मतलब क्या होता है? होमोलोगस ऑर्गन। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे समजात अंग क्या होते हैं। चलिए, इसके बाद फिर हम दूसरा देखेंगे समवृत्ति अंग क्या होते हैं। समजात अंग, फिर हम देखेंगे समवृत्ति अंग क्या होते हैं। तो समवृत्ति अंग क्या होते हैं, इसको भी देखेंगे। इसके बाद हम तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे आपका, जो है अवशेषी अंग। क्या है? अवशेषी अंग क्या होते हैं, इनके सारे एग्जाम्पल देखेंगे अवशेषी अंगों के। और इसके बाद समजात व समवृत्ति अंगों में हम अंतर यानी कि डिफरेंस देखेंगे। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे हम, जिसको हम बोलते हैं संयोजक कड़ी। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं संयोजक कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक। तो चार इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले देखेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स यानी कि समजात अंग क्या होते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे हम एनालोगस ऑर्गन्स यानी कि समवृत्ति अंग क्या होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वेस्टेज ऑर्गन्स यानी कि अवशेषी अंग क्या होते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे क्या, संयोजक कड़ियां क्या होते हैं। संयोजक कड़ियों के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, उनके कौन कौन से लक्षण हैं। इसके अलावा हम समजात व समवृत्ति अंगों में अंतर भी समझने वाले हैं। तो चारों के चारों क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 का हमारा नाम है इवोल्यूशन यानी कि विकास। तो पूरा का पूरा जो विकास है, इसमें बहुत सारे सिद्धांत थ्योरी हैं, उनको भी हम देखेंगे। कई अलग अलग साइंटिस्ट है, जैसे आपके डार्विन साहब हो गए, इसके अलावा लैमार्कवाद हो गया आपका। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं समजात अंग क्या होते हैं। तो देखिए, कई सारे जीवधारी ऐसे होते हैं जिनके कई सारे अंग ऐसे होते हैं जिनकी उत्पत्ति और रचना में तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन कार्य क्या होते हैं उनके अलग अलग। जैसे मान लीजिए कोई अंग ऐसा है जो कि उत्पत्ति एवं रचना में क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम बात करें पक्षी के अग्रपाद की या पक्षी के पंख की यदि हम बात करते हैं, तो इनकी उत्पत्ति भी एक समान होती है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें घोड़े के अग्रपाद की, तो इनकी भी उत्पत्ति क्या होती है, इनकी उत्पत्ति एक समान होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिनकी उत्पत्ति एक समान होती है, यानी जो उत्पत्ति एवं रचना में एक समान होते हैं, वो लगभग एक ही जाति के पूर्वज होते हैं। मतलब उनके पूर्वज जो हैं एक ही रहे होंगे लगभग। तो सिंपल सी बात है, आपको यहां पे देखना है कि समजात अंग क्या होते हैं। तो जीवधारियों के ऐसे अंग जो कि उत्पत्ति एवं रचना में तो क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि उत्पत्ति तो उनकी ओरिजिन जो है उनकी एक ही प्रकार से हुई है दोनों की, लेकिन उनके कार्य क्या होंगे, अलग अलग। जैसे हमने आपको क्या बताया, एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया पक्षी के पंख, घोड़े के अग्रपाद। तो घोड़े का अग्रपाद और पक्षी के पंख, इन दोनों का आप देखेंगे तो उत्पत्ति जो है एक ही प्रकार से होती है, लेकिन कार्य दोनों का अलग अलग होता है। जैसे घोड़े के जो अग्रपाद होते हैं ये दौड़ने में सहायता करते हैं, और जो पक्षी के अग्रपाद हैं ये किस में सहायता करते हैं, उड़ने में सहायता करते हैं। तो ये हो गया हमारा समजात अंग। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं समजात अंग क्या होते हैं, यानी होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो देखिए, ऐसे अंग जो कि उत्पत्ति व रचना में तो क्या होते हैं, समान होते हैं, किंतु कार्यों में भिन्नता दर्शाते हैं। किंतु कार्यों में क्या दर्शाते हैं, भिन्नता दर्शाते हैं। ऐसे अंगों को ही हम समजात अंग कहते हैं। तथा अंगों की ये जो समानता होती है, इसे हम क्या कहते हैं, समजातता कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जीवधारियों के अंदर पाए जाने वाले ऐसे सभी अंग जो कि उत्पत्ति और रचना में तो एक समान दिखाई देंगे, यानी इनकी जो उत्पत्ति या ओरिजिन हुई है वो एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुई है, यानी एक ही प्रकार से हुई है, एक ही जगह से हुई है, लेकिन इनके कार्यों में क्या होती है, भिन्नता होती है, कार्य इनका अलग अलग होता है। इन्हें हम कहते हैं समजात अंग। और समजात अंगों की जो समानता होती है, मतलब दो जीवों की जो समानता है उत्पत्ति और रचना में, यह समानता क्या कहलाती है, समजातता कहलाती है। चलिए इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल आप अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम बात करते हैं किसकी, एनिमल्स की, जंतुओं में अगर हम बात करते हैं, तो जंतुओं में अगर हम समजात अंगों के एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिए, जैसे सील का अग्रपाद। सील आपको पता है क्या होती है, एक मछली होती है। तो सील का जो अग्रपाद है, इसके अलावा जो पक्षी का पंख होता है और घोड़े के अग्रपाद, इन सब की यदि हम उत्पत्ति की बात करें तो इन सब की उत्पत्ति क्या होती है, एक समान होती है। तो उत्पत्ति तो इनकी क्या होती है, सबकी समान होती है। चाहे आपका घोड़े का अग्रपाद हो, चाहे वो आपका सील के अग्रपाद हो, चाहे आपके पक्षी का कोई भी पक्षी है उसका अग्रपाद हो, इन सब की जो उत्पत्ति होती है वो एक ही प्रकार से होती है। लेकिन यदि हम कार्य की बात करते हैं तो कार्य आप देखेंगे क्या हो जाएगा,
कार्य पूरा का पूरा यहां पे अलग अलग हो जाएगा। जैसे सील के अग्रपाद की यदि हम बात करेंगे तो जो सील का अग्रपाद होता है ये किसमें सहायता करता है, तो सील का अग्रपाद सहायता करता है किसमें, तैरने में। तो ये सहायता करता है तैरने में, तो ये तो तैरने में सहायता करेगा। इसका कार्य क्या है, तैरना है। सील के अग्रपाद का कार्य क्या है, तैरना। घोड़े का अग्रपाद जो है, देखिए घोड़े के अग्रपाद का काम क्या है, घोड़े का अग्रपाद किसमें सहायता करता है, दौड़ने में। तो इसका काम क्या है, घोड़े के अग्रपाद का काम क्या है, दौड़ने में सहायता करेगा। वहीं यदि पक्षी के अग्रपाद की बात करें तो पक्षी का जो अग्रपाद है ये किसमें सहायता करता है, ये सहायता करता है उड़ने में। किसमें सहायता करता है, उड़ने में। तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं एनिमल्स का, कि एनिमल्स में भी कई सारे ऐसे अंग होते हैं जीवों के जो कि उत्पत्ति और रचना में क्या होते हैं, समान होते हैं, किंतु कार्यों में भिन्नता दर्शाते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि जो सील मछली होती है इसका जो अग्रपाद होता है, तो अग्रपाद आप देखेंगे यानी जो फोर लिम्ब होते हैं इनमें आप देखेंगे इनकी उत्पत्ति समान होती है। पक्षी के अग्रपाद जो है इनकी उत्पत्ति भी समान होती है, और घोड़े का जो अग्रपाद है इसकी उत्पत्ति भी क्या होती है, समान होती है, किंतु कार्य इनके क्या है, अलग अलग है। तो यहां पे आपने देखा सील का अग्रपाद जो है इसका काम क्या है, तैरने में सहायता करती है। फिर जो पक्षी का अग्रपाद है ये किस में सहायता करता है, पक्षी का अग्रपाद जो है उड़ने में सहायता करता है। वहीं जो घोड़े का अग्रपाद है ये दौड़ने में सहायता करता है। तो ये आप जंतु का एग्जांपल लिख सकते हैं। अब यदि हम प्लांट का एक एग्जांपल देखते हैं तो प्लांट्स या पादप में आप क्या देखेंगे, प्लांट्स या पादप में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए पादपों के अंदर यदि हम बात करें आम की जड़ की, तो आम की जड़ की जो उत्पत्ति होती है सेम होती है। आपको पता है जड़ की उत्पत्ति कहां से होती है, तो मूलांकुर वाला जो भाग होता है किसी भी पौधे का, वो जब जर्मिनेट होता है तो मूलांकुर ही जड़ का निर्माण करता है, और जो प्रांकुर या प्रीम्यूल वाला भाग होता है वो स्टेम का निर्माण करता है। तो जो मूली की जड़ होती है इसकी उत्पत्ति भी क्या होती है, एक समान होती है। और यदि बात करें राइजोफोरा की जड़ की तो इसकी भी उत्पत्ति क्या होती है, एक समान होती है। तो इन सब की उत्पत्ति तो क्या होती है, यानी उत्पत्ति व रचना तो क्या होती है, एक जैसे होती है। लेकिन यदि इनके कार्यों की बात करें तो देखिए जो आम की जड़ें होती है इनका काम मेन होता है क्या, अवशोषण करने का काम करती है, या पौधे को एक आधार प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है खड़ा रहने के लिए। तो जो आम की जड़ होती है मैंगीफेरा इंडिका जो है, इसकी जो जड़ होती है ये किसका काम करती है, मेनली ये काम करेगी अवशोषण का। किसका काम करेगी, ये काम करेगी अवशोषण का। वहीं यदि हम मूली की जड़ की बात करते हैं तो मूली की जड़ का कार्य क्या है, तो मूली आपको पता है एक जड़ का क्या है, रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है। तो मूली की जड़ की यदि हम बात करते हैं तो इसका मेनली काम क्या होता है, फूड का स्टोर करना यानी भोज्य पदार्थों का संग्रह करना। तो भोजन संग्रह इसका मेन काम होता है। मूली की जड़ का मेन काम क्या है, भोजन संग्रह। तो ये भोजन संग्रह मेन काम किसका हो गया, मूली का हो गया। चलिए अब इसके बाद यदि हम बात करें तो जो हमारा राइजोफोरा की जड़ है, राइजोफोरा की जड़ जो है इसकी उत्पत्ति और रचना भी क्या होती है, एक समान होती है। लेकिन जो इसका काम होता है वो होता है श्वसन का काम, श्वसन का कार्य होता है, श्वसन का कार्य। आप देखे होंगे राइजोफोरा जो होता है, जो दाल कुल के पौधे होते हैं उनमें एक जीवाणु पाया जाता है। स्पेशली ये क्या करता है, ये जो जड़ें होती है सहजीवी संबंध होती है एक प्रकार का। राइजोफोरा की जड़ें क्या होती है, जमीन से ऊपर निकल आती है और नुकीली जो है खूंटी के समान एकदम नुकीली संरचना के रूप में बाहर निकल आती है और श्वसन का काम करती है। क्योंकि राइजोफोरा जो है एक दलदली पौधे का एग्जाम्पल है। तो राइजोफोरा यानी एक दलदली पौधा है, हेलोफाइट्स प्लांट है। तो जो दलदली पौधे होते हैं वहां पे क्या होता है, नाइट्रोजन की व खनिज लवणों की क्या होती है, आवश्यकता ज्यादा होती है। तो वहां पे जो खनिज लवणों की आवश्यकता ज्यादा होती है यानी उसकी क्या है, कमी है। तो लवणों की क्या होती है, दलदली भूमि में लवणों की मात्रा में क्या होती है, कमी होती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, इनकी जड़ें बाहर आ जाती है और श्वसन का काम करने लगती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो आम की जड़ है, मूली की जड़ है और राइजोफोरा की जड़ है, इनमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इनमें उत्पत्ति और रचना में समान है किंतु कार्यों में अलग अलग हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपने देखा कि समजात अंग क्या होते हैं, तो ऐसे अंग जीवधारियों के जो कि उत्पत्ति और रचना में क्या होंगे, समान होंगे किंतु कार्यों में भिन्नता दर्शाएंगे, उन्हें हम बोलेंगे समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन्स। चलिए अब हम बात करते हैं समवर्ती अंग क्या होते हैं, यानी कि एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो एनालोगस ऑर्गन्स की बात करते हैं तो सेम उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे अभी आपने समजात अंग में क्या देखा कि ऐसे अंग उत्पत्ति और रचना में क्या थे, समान थे। लेकिन समवर्ती अंग में क्या हो जाएगा, ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं रचना में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, यानी इनकी उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से होती है, अलग अलग जगहों से होती है, और इनके कार्य क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इनके कार्य आपको क्या दिखाई देंगे, समान दिखाई देंगे, लेकिन इनकी जो उत्पत्ति और रचना है क्या होगी, वो जो है भिन्न भिन्न होगी। तो यहां पे आपको देखना है कि ऐसे अंग जो उत्पत्ति में एवं रचना में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं तथा कार्यों में समानता दर्शाते हैं। मतलब इन अंगों की उत्पत्ति क्या होगी, अलग अलग प्रकार से होगी, अलग अलग अंगों से होगी, लेकिन ये कार्यों में समानता दर्शाएंगे।
चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम पौधों में देखते हैं और एक एग्जाम्पल हम किसमें देखेंगे, जंतुओं में देखेंगे। तो जंतुओं में सबसे पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं। जंतुओं में यदि इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे एक एग्जाम्पल क्या है, पक्षी के पंख। तो पक्षी के पंख की जो उत्पत्ति होती है वो कहां से होती है, अग्रपाद से होती है। कहां से होती है, जो अग्रपाद होते हैं वही किस में रूपांतरित हो जाते हैं, पंख में रूपांतरित हो जाते हैं। और जो चमगादड़ का पंख है उसकी जो उत्पत्ति होती है उसके त्वचा यानी कि मेनली स्किन के द्वारा होती है। तो देखिए इनकी उत्पत्ति दोनों की क्या है, अलग अलग है, लेकिन कार्य दोनों का समान है। चाहे आप पक्षी के पंख की बात करेंगे तो भी इसका कार्य क्या है, पक्षी का पंख भी उड़ने में सहायता करता है, उड़ने में सहायता करता है। और जो चमगादड़ का पंख है इसका काम भी क्या है, उड़ने में सहायता करना। तो यानी हमको एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे पक्षी और चमगादड़ के जो पंख हैं इनकी उत्पत्ति भले ही अलग अलग प्रकार से होती है, अलग अलग जगहों के द्वारा होती है, लेकिन ये कार्यों में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ऐसे अंगों को हम बोलते हैं समवृत्ति अंग। और इस प्रकार की समवृत्तिता, इस प्रकार की जो समझाता होती है, समानता होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, समवृत्तिता। क्या बोलते हैं, तथा इस प्रकार की जो समानता होती है इसे हम कहते हैं समवृत्तिता। तो सिंपल सी बात है, आपको समझना है कि जीवधारियों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति और रचना में क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन कार्यों में समान होंगे। चलिए एक एग्जांपल हम पादप में देखते हैं। पादप में सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, आलू यानी सोलेनम ट्यूबरोसम जिसको आप बोलते हैं साइंटिफिक नेम में, और एक होता है आपका शकरकंद जिसको आप बोलते हैं स्वीट पोटैटो। तो देखिए आलू की यदि हम बात करते हैं तो आलू जो होता है ये किसका रूपांतरण होता है, तने का रूपांतरण होता है। यानी इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, तने का रूपांतरण। ये क्या है, एक तने का रूपांतरण है, यानी इसकी उत्पत्ति तने के रूपांतरण से होती है। कहां से होती है, तने के रूपांतरण से। वहीं जो शकरकंद है यानी जो स्वीट पोटैटो है इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, ये एक प्रकार का जड़ का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण होता है, ये जड़ का रूपांतरण होता है, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट होता है ये। तो ये क्या होता है, जड़ का रूपांतरण होता है। तो आपको यहां पे ये समझ में आ गया कि जो आलू है इसकी उत्पत्ति अलग तरीके से हुई है, यानी तने के द्वारा हुई है, और शकरकंद जो है इसकी उत्पत्ति जड़ के द्वारा हुई है, अर्थात ये जड़ का रूपांतरण है। तो इन दोनों की उत्पत्ति क्या है, अलग अलग प्रकार से हुई है, लेकिन इन दोनों का कार्य एक ही होता है। आलू का काम भी आप देखेंगे तो क्या होगा, भोजन संग्रह होता है। क्या होता है, या भोज्य पदार्थों का संग्रह। तो भोज्य पदार्थों का संग्रह क्या है, आलू का काम है, भोज्य पदार्थों का संग्रह करना। तो भोज्य पदार्थ का संग्रह आलू का काम है। इसके अलावा आप देखेंगे जो जड़ का रूपांतरण है शकरकंद, इसका भी काम क्या है, इसका भी काम यही है भोज्य पदार्थों का, इसका भी काम यही है भोज्य पदार्थों का संग्रह। तो इसका भी काम यही है भोज्य पदार्थों का संग्रह। ठीक है, तो आपने ये देखा कि यहां पे हमारे जो पादप का एग्जाम्पल है, प्लांट में एक एग्जाम्पल है आलू और शकरकंद। इनकी उत्पत्ति और रचना क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, लेकिन कार्य इन दोनों का क्या होता है, समान होता है। तो जीवधारियों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति और रचना में समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पत्ति और रचना में समान होते हैं वो समजात अंग कहलाते हैं। और जो उत्पत्ति और रचना में भिन्न होते हैं किंतु कार्यों में समान होते हैं उन्हें हम बोलते हैं समवृत्ति अंग और एनालॉगस ऑर्गन्स। तो चलिए आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखने वाले हैं अब अवशेषी अंग यानी कि वेस्टेज ऑर्गन क्या होते हैं। चलिए अब बात करते हैं अवशेषी अंगों की। तो देखिए हमारे जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अवशेष मतलब जो शेष है हमारे शरीर में लेकिन किसी काम का नहीं है। जैसे हमारे शरीर में देखेंगे अब बहुत सारे ऐसे अंग पाए जाते हैं जो शरीर में उपस्थित तो हैं लेकिन उनका कुछ काम नहीं होता शरीर के अंदर। जैसे आप देखेंगे जो पूंछ कशेरुकाएं होती है, आपके जो कूल्हे की हड्डियां होती है उनके बीच में आप देखेंगे, उनके बीच में एक कोकिक्स हड्डी के नीचे जैसे आप जो एक प्रकार से देखेंगे जो बड़ी आंत होती है ना, बड़ी आंत होती है उसके नीचे आपको अपेंडिक्स दिखाई देता है। तो अपेंडिक्स जो होती है वो भी अवशेषी अंग है आपकी। इसके अलावा जो पूंछ कशेरुकाएं होती है, दो कूल्हों की जो हड्डी होती है उनके बीच में एक पतली सी जो हड्डी होती है हल्का बड़ी होती है, उसका भी शरीर में कोई काम नहीं होता है। तो इस प्रकार से कई सारे शरीर के अंदर ऐसे अंग होते हैं जो कि शरीर में उपस्थित तो होते हैं लेकिन शरीर में उनका कोई भी कार्य नहीं होता है। तो ऐसे अंग जो कि हमारे शरीर में उपस्थित तो होते हैं लेकिन उनका शरीर में कोई कार्य नहीं होता है, मतलब उनका शरीर में कुछ काम नहीं है फिर भी हमारे शरीर में उपस्थित हैं। तो ऐसे अंगों को हम क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग बोलते हैं। ये हम मान सकते हैं कि अवशेषी अंग जो हैं इनका पहले जो है कुछ ना कुछ कार्य रहा होगा लेकिन वातावरण में जब परिवर्तन हुआ तो इनके कार्यों की समानता जो थी वो खत्म हो गई। तो कुल मिलाकर के आपको समझना है कि अवशेषी अंग क्या होते हैं। तो जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है, इन अंगों को ही हम कहते हैं अवशेषी अंग। तो अवशेषी अंग वे होते हैं जिनकी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है फिर भी हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं। हम ऐसे मानते हैं कि जो पूर्व में ये सक्रिय रहे होंगे, मतलब
हम ये मानते हैं कि पहले जो है ये अंग सक्रिय रहे होंगे कभी ना कभी, लेकिन क्या हुआ, वातावरणीय अनुकूलन के कारण, वातावरण जब अचानक अनुकूलन हुआ तो अनुकूलन के कारण अब जो है कालांतर में ये अंग क्या हो गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं। लेकिन पहले ये अंग सक्रिय या एक्टिव रहे होंगे, तो ऐसे अंगों को हम बोलेंगे अवशेषी अंग। तो अवशेषी अंग मतलब क्या है कि ऐसे अंग जो कि शरीर में उपस्थित तो हैं कई सारे अंग, ऐसे अंग, लेकिन उनकी शरीर में कोई भूमिका नहीं है, उसका कोई कार्य नहीं है, ऐसे अंगों को हम बोलते हैं अवशेषी अंग। अब अवशेषी अंगों के आपको कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले आप अवशेषी अंग के एग्जाम्पल क्या देखेंगे, अवशेषी अंग का आप सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या देखेंगे, पूंछ कशेरुकाएं। क्या देखेंगे, एक एग्जाम्पल आप देखेंगे पूंछ कशेरुकाएं। क्या देखेंगे आप, पूंछ कशेरुकाएं। तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है, एक पूंछ कशेरुकाएं, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, पूंछ कशेरुकाएं। तो मनुष्य के अंदर जो पूंछ कशेरुकाएं होती है, ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है अवशेषी अंग का। इसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं एक आंख की कंजक्टाइवा। जो आंख की कंजक्टाइवा होती है, इसका भी कोई कार्य नहीं होता है, आंख की कंजक्टाइवा। तो आंख की कंजक्टाइवा आप देखे होंगे, कंजक्टाइवा क्या होती है, जो आपका कार्निया है, उस कार्निया के चारों तरफ का जो आपका ये जो व्हाइट वाला भाग आपको दिखाई देता है, आंख की जो कॉर्निया है, ये काला वाला भाग होता है, इसके चारों तरफ का जो व्हाइट पार्ट होता है, ये आपका होता है आंख की कंजक्टाइवा। क्या होता है, आंख की कंजक्टाइवा। तो इसमें आपको याद रखना है, जो आंख की कंजक्टाइवा होती है, आंख की कंजक्टाइवा, आंख की कंजक्टाइवा जो होती है, इसका भी कोई कार्य नहीं होता है शरीर में, फिर भी ये शरीर में उपस्थित होते हैं। चलिए, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आप सिंपल सा लिख सकते हैं। हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले अपेंडिक्स बताया था। क्या बताया था, मनुष्य की अपेंडिक्स जो होती है। तो जो मनुष्य की अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स जो होती है, अपेंडिक्स भी आप देखेंगे कि अपेंडिक्स जो होती है, इसका भी शरीर में कोई मेनली वर्क नहीं होता है। आप इस प्रकार से अपेंडिक्स देख सकते हैं, जैसे आपकी जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, यहां पे आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहां पे एक इस प्रकार से नुकीली संरचना होती है, इस प्रकार से ये थैली नुमा और नुकीली संरचना होती है। इसका कोई मेन वर्क नहीं होता है जो अपेंडिक्स होती है, फिर भी ये क्या होती है, ये शरीर में उपस्थित होती है, इसका शरीर में कोई कार्य नहीं होता है। ये क्या होती है, आपका एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है। तो शरीर के ऐसे सभी अंग जो कि किसी काम के नहीं होते हैं, मतलब शरीर में इनकी कोई उपस्थिति तो होती है, शरीर में उपस्थित तो होते हैं, लेकिन इनका कुछ भी शरीर में कार्य नहीं होता है, ऐसे अंगों को हम बोलते हैं अवशेषी अंग, यानी कि वेस्टेज आर्गन्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम, वेस्टेज आर्गन्स, मतलब व्यर्थ पदार्थ या अवशेषी अंग। तो सीधी सी बात है, अवशेषी अंग क्या है, तो जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई कार्य नहीं होता, फिर भी ये शरीर में पाए जाते हैं, ऐसे अंगों को हम बोलते हैं अवशेषी अंग। तो चलिए, अवशेषी अंग क्या होते हैं और इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, समजात व समवृत्ति अंगों में अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन होमोलोगस एंड एनोलोगस ऑर्गन्स। दोनों के मध्य अंतर समझते हैं। देखिए, 3 से 4 अंतर यहां पे देखेंगे, आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आपके पूछा जा सकता है। चलिए, पहला जो डिफरेंस है वो है उत्पत्ति एवं रचना का और कार्यों का। तो हमने क्या बताया कि अगर मान लीजिए कोई समजात अंग है, तो ये उत्पत्ति एवं रचना में क्या होते हैं, उत्पत्ति एवं रचना में समान होते हैं। क्या होते हैं, ये उत्पत्ति एवं रचना में समानता दर्शाते हैं, यानी समान होते हैं। और कार्यों में क्या होते हैं, कार्यों में भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, कार्यों में, ये कार्यों में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो पहला डिफरेंस आपको क्या लिखना है कि जो समजात अंग होते हैं, ये उत्पत्ति एवं रचना में समान होते हैं, किंतु कार्यों में भिन्नता दर्शाते हैं, यानी कार्यों में भिन्न भिन्न होते हैं। वहीं यदि हम समवृत्ति अंगों की बात करते हैं, तो इनकी जो उत्पत्ति होती है, तो इनकी जो उत्पत्ति और रचना में क्या होते हैं, ये भिन्न भिन्न होते हैं। ये उत्पत्ति और रचना में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। किंतु यदि हम इनके कार्यों की बात करेंगे, तो कार्य में ये क्या करते हैं, समानता दर्शाते हैं। क्या करते हैं, कार्य जो है इनके क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि समानता दर्शाते हैं। तो पहला डिफरेंस तो आपको यही लिखना है कि जो समजात अंग होते हैं, ये उत्पत्ति और रचना में समान होते हैं, किंतु कार्यों में भिन्न भिन्न होते हैं, या कार्यों में भिन्नता दर्शाते हैं। जबकि समवृत्ति अंग साइड आप क्या लिखेंगे कि जीवधारियों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं रचना में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु कार्यों में क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें हम कहते हैं समवृत्ति अंग। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखेंगे कि समजात अंग जो होते हैं, जब इनकी बाह्य रूपरेखा में आप देखेंगे, तो बाह्य रूपरेखा में ये समान दिखाई देते हैं। ये बाह्य रूपरेखा में आप देखेंगे समान दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं,
समान दिखाई देते हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल है आपका, ये भी याद कर लेना है कि जो समजात अंग होते हैं ये बाह्य रूपरेखा में क्या होते हैं, एक समान दिखाई देते हैं, यानी समान दिखाई देते हैं। और यदि हम समवृत्तीय अंगों की बात करते हैं तो ये असमान क्या होते हैं, ये आप देखेंगे बाह्य रूपरेखा में असमान दिखाई देते हैं, यानी कि समान दिखाई नहीं देते हैं। तो सीधी सी बात आपको लिखना है कि बाह्य रूपरेखा में समान दिखाई देते हैं, और समवृत्तीय अंग साइड लिखना है कि ये बाह्य रूपरेखा में समान दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात बाह्य रूपरेखा में क्या होते हैं, असमान होते हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद तीसरा डिफरेंस जो आपको लिखना है वो है कि ये जो समजात अंग होते हैं ये विकासात्मक रूप से क्या होते हैं, समानता दर्शाते हैं। क्या होते हैं, विकासात्मक रूप से संबंधित होते हैं। क्या होते हैं, विकासात्मक रूप से संबंधित होते हैं या समानता दर्शाते हैं। तो ये विकासात्मक रूप से समानता दर्शाते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। मतलब ये है कि इनके पूर्वज जो है क्या होंगे, पूर्वज जो है एक ही प्रकार के रहे होंगे। क्यों, यानी क्योंकि इनकी उत्पत्ति और रचना क्या होती है, एक समान होती है। तो जब उत्पत्ति और रचना एक समान है तो इनके पूर्वज कैसे रहे होंगे, एक समान रहे होंगे। यानी विकासात्मक रूप से ये क्या करते हैं, समानता दर्शाते हैं। इनकी जो विकास हुआ है वो लगभग समान प्रकार से हुआ है। फिर यदि हम बात करते हैं समवृत्तीय अंगों की तो ये विकासात्मक रूप से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, ये विकासात्मक रूप से आप लिखेंगे, विकासात्मक रूप से ये भिन्न होते हैं, यानी भिन्नता दर्शाते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये विकासात्मक रूप से भिन्नता दर्शाते हैं या विकास की दृष्टि से ये भिन्न भिन्न होते हैं। तो विकासात्मक रूप से ये समानता दर्शाते हैं या ये विकासात्मक रूप से संबंधित होते हैं, और ये विकासात्मक रूप से संबंधित नहीं होते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और चौथा जो आप लिखेंगे वो तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल कोई सा भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं घोड़े के अग्रपाद। क्या लिख सकते हैं आप, घोड़े के अग्रपाद आप लिख सकते हैं। तो घोड़े के अग्रपाद इसका बढ़िया एग्जाम्पल है, घोड़े के अग्रपाद हो गया। फिर इसके बाद हो गया आपका क्या, मनुष्य के अग्रपाद हो गए। क्या हो गए, जो मनुष्य है इसका अग्रपाद हो गया, मनुष्य के अग्रपाद। इसके अलावा आप लिख सकते हैं सील के अग्रपाद, पक्षी के अग्रपाद। बहुत सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसी प्रकार आप इसमें एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, समवृत्तीय अंगों में आप उदाहरण क्या लिखेंगे, इसमें आपको एग्जाम्पल लिखना है। आप पक्षी के पंख लिख सकते हैं। पक्षी के पंख ये उत्पत्ति और रचना में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, लेकिन इनका काम क्या है, पक्षी के पंख हो गए, ये उत्पत्ति और रचना में भिन्न होते हैं लेकिन इनका काम क्या है, उड़ने में हेल्प करते हैं। तो पक्षी के पंख हो गए। इसके अलावा चमगादड़ का पंख, ये भी उत्पत्ति और रचना में तो क्या होता है, भिन्न होता है, लेकिन ये इसका काम भी क्या होता है, चमगादड़ के पंख का काम भी क्या है, उड़ने में सहायता करता है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों एग्जाम्पल आपको लिख लेना है। तो ये रहा आपका समजात अंग व समवृत्तीय अंगों में अंतर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको तैयार कर सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चारों जो इंपॉर्टेंट यहां पे डिफरेंस है इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे कि संयोजक कड़ियां क्या होती है और संयोजक कड़ियों के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। चलिए अब हम बात करते हैं संयोजक कड़ियां यानी कि कनेक्टिंग लिंक क्या होती है। चलिए लास्ट हमारा टॉपिक है संयोजक कड़ी या संयोजक कड़ियां, आप लिख सकते हैं कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा जीव है जिस जीव के अंदर उसके अपने आसपास के दो अलग अलग वर्गों के लक्षण जो है मौजूद हैं। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर ये कोई एक जीव है। अब इस जीव के अंदर ये एक जीव हो गया, अब इस जीव के अंदर दो अलग अलग वर्गों के लक्षण मौजूद हैं। जैसे वो दो अलग अलग वर्ग कोई भी हो सकते हैं, जैसे एम्फीबिया वर्ग हो सकता है, पिसीज वर्ग हो सकता है जो मछली का वर्ग होता है, इसके अलावा मैमल्स हो सकते हैं, स्तनधारी वर्ग हो सकता है। तो मान लीजिए कोई ऐसा जीवधारी है जिसके अंदर दो वर्गों के लक्षण मौजूद हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे संयोजक कड़ियां। तो संयोजक कड़ियों का मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है कि कई सारे ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें अपने आसपास के दो अलग अलग वर्गों के लक्षण जो है मौजूद होते हैं, और ऐसे जीवधारियों को ही हम क्या कहते हैं या ऐसी जातियों को ही हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक यानी कि संयोजक कड़ियां। तो देखिए संयोजक कड़ियों में क्या है कि प्रकृति में कुछ ऐसे जीव जातियां पाई जाती है यानी कुछ ऐसे जीवधारी पाए जाते हैं जिनमें अपने समीप के मतलब अपने आसपास के दो जीव समूहों यानी दो अलग अलग वर्गों के समान लक्षण पाए जाते हैं। इनमें से क्या हो सकता है कि एक वर्ग के लक्षण ज्यादा विकसित हो सकते हैं और जो दूसरे वर्ग के लक्षण है हो सकता है कि कुछ कम विकसित हों, लेकिन रहेंगे दो अलग अलग वर्गों के लक्षण। तो कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं या कुछ जीव जातियां ऐसी होती है जिनमें अपने समीप के दो अलग अलग वर्गों के जो है लक्षण मौजूद होते हैं,
और ऐसे जीवधारियों को ही हम क्या कहते हैं, ऐसे जीवधारियों को ही हम कहते हैं संयोजक कड़ियां। क्या कहते हैं? संयोजक कड़ियां, यानी कि कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो कनेक्टिंग लिंक की बात यदि हम करें तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ रखे हैं पहले से। आप क्लास 11th में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जो हमारा वायरस होता है, क्या होता है, जो हमारा वायरस था, वायरस को हम क्या कहते थे? वायरस को हम सजीव व निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी कहते थे, क्योंकि वायरस जो होता है इसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव व निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और आपने एग्जाम्पल पढ़ रखा है 11th में, यह आपने पढ़ा था युगलीना का। किसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा था? युगलीना का एग्जाम्पल आपने पढ़ा था। युगलीना आपने देखा था एक कोष की जीव होता था। युगलीना के अंदर हमने क्या देखा था? युगलीना में हमने ये देखा था कि युगलीना में कुछ लक्षण किसके होते हैं? पादप के होते हैं, और कुछ लक्षण किसके होते हैं? जंतु के होते हैं। तो हमने देखा था कि युगलीना के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जिस चलते युगलीना फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन भी बना सकती है। इसके अलावा युगलीना की संरचना में हमने एक चीज और देखा था कि फ्लैजिला यानी कि कसाभिका भी उपस्थित होती थी। तो कसाभिका के माध्यम से युगलीना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा भी सकती थी। यानी सिंपल सी बात है कि जो युगलीना थी इसके अंदर कुछ लक्षण सजीव के थे और कुछ लक्षण निर्जीव के थे। तो युगलीना को हम सजीव व निर्जीव के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते थे। उसी प्रकार आपने एक पेरीपेटस एग्जाम्पल देखा था। पेरीपेटस के अलावा आपने एक और एग्जाम्पल देखा था, आपने देखा था हेमिकार्डेटा। क्या देखा था आपने? हेमिकार्डेटा देखा था। तो हेमिकार्डेटा भी आपने देखा था। हेमिकार्डेटा में आपने क्या देखा था कि इसके अंदर कार्डेटा और नॉन कार्डेटा दोनों के लक्षण मौजूद होते थे। तो ये भी हेमिकार्डेटा जो है किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक था? कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बीच की कनेक्टिंग लिंक, यानी कि संयोजक कड़ी था। उसी प्रकार से यहां पे जो हम सबसे बड़ी एग्जांपल समझेंगे जैव विकास से संबंधित, तो यहां पे एक एग्जांपल है आर्कियोप्टेरिक्स। क्या है? एक एग्जांपल आपको याद रखना है, आर्कियोप्टेरिक्स। क्या याद रखना है? आर्कियोप्टेरिक्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है यह एक ऐसा जीव है जिसके अंदर दो अलग अलग वर्गों के लक्षण मौजूद हैं। आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा जीवधारी है जिसके अंदर दो अलग अलग वर्गों के लक्षण मौजूद हैं। एक लक्षण है इसके अंदर किसका? सरीसृप का। सरीसृप आप समझते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? रेप्टिलिया बोलते हैं। सरक कर या रेंग कर चलने वाले जो जंतु होते हैं वो रेप्टिलिया वर्ग में आते हैं, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई। इसके अलावा आपके जितने भी कह सकते हैं सरक कर चलने वाले जीव हैं, ये सब वगैरह किस में आते हैं? सरीसृप में आते हैं। तो सरीसृप हो गया। और दूसरा क्या है? पक्षी। तो ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है इसके दो अलग अलग वर्गों के लक्षण मौजूद हैं इसके अंदर। जो आर्कियोप्टेरिक्स जीव है यह एक स्पेशली जीवाश्मीय संयोजक कड़ी है। क्या है? जीवाश्मीय, यानी कि जीवाश्म के रूप में पाई जाने वाली संयोजक कड़ी है, या कि जीवाश्म के रूप में जो पाई गई वो संयोजक कड़ी है। तो आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर आप देखेंगे सरीसृप और पक्षी दो वर्गों के लक्षण मौजूद होते हैं। सरीसृप के कुछ लक्षण आपको दिखाई देंगे और कुछ लक्षण आपको किसके दिखाई देंगे? पक्षी वर्ग के लक्षण दिखाई देंगे। तो यानी आप कह सकते हैं कि संयोजक कड़ी क्या है कि कोई भी ऐसा जीवधारी जिसके अंदर अपने आसपास के दो अलग अलग वर्गों के लक्षण जो है मौजूद होते हैं, ऐसे जीवधारियों को हम बोलते हैं संयोजक कड़ियां। तो संयोजक कड़ियों का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जो कि आपकी इवोल्यूशन में सबसे फर्स्ट में दिया गया है, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर आप देखेंगे सरीसृप के लक्षण पाए जाते हैं और इसके अलावा पक्षी वर्ग के लक्षण भी पाए जाते हैं। तो ये आपको क्लियर कर लेना है। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर सरीसृप के कौन कौन से लक्षण होते हैं, इसके अंदर सरीसृप के कौन कौन से लक्षण हैं और पक्षी वर्ग के कौन कौन से लक्षण हैं। सबसे पहले यदि हम आर्कियोप्टेरिक्स की बात करें तो इसके अंदर यदि हम पक्षी वर्ग के लक्षण देखें तो देखिए पक्षी वर्ग का पहला लक्षण क्या है कि शरीर पर पंख उपस्थित। जैसे आपने देखा था कि पक्षियां जो होती है उनके शरीर पर पंख पाए जाते हैं, उसी प्रकार से आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर ही पंख उपस्थित होता है। तो ये पक्षी का लक्षण हो गया आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर। दूसरा पक्षी के जैसे लक्षण क्या है कि जबड़े चोंच के रूप में रूपांतरित होते हैं। जैसे पक्षियों में क्या होता है, जो जबड़े होते हैं, जो मैंडिबल्स होते हैं, जबड़े वगैरह होते हैं, ये किस में रूपांतरित हो जाते हैं? चोंच में रूपांतरित हो जाते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो आर्कियोप्टेरिक्स होता है, आर्कियोप्टेरिक्स का डायग्राम आप सर्च करके देखेंगे, आपके बुक में भी डायग्राम इसका दिया गया है। आप देखेंगे कि आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर जो जबड़े थे किस में रूपांतरित हो जाते हैं? चोंच में रूपांतरित हो जाते हैं। तीसरा देखिए क्या है, अग्रपाद पंख के रूप में रूपांतरित। जो इनका अग्रपाद होता है यानी जो फोर लिम्ब होता है, ये किस में रूपांतरित हो जाता है? ये पंखों में यानी कि फिन्स या फीदर में क्या हो जाता है? रूपांतरित हो जाता है। तो अग्रपाद इसके किस में रूपांतरित हो जाते हैं? अग्रपाद इसके रूपांतरित हो जाते हैं पंखों में। जैसे पक्षियों में आप देखते हैं कि अग्रपाद किस में रूपांतरित हो जाते हैं?
पक्षियों में जो अग्रपाद होते हैं वो पंख के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी देखने को मिलता है कि जो हमारा आर्कियोप्टेरिक्स है इसमें होता क्या है कि जो अग्रपाद होते हैं किसमें रूपांतरित हो जाते हैं, पंखों में। और जो पश्चपाद होते हैं, पश्चपाद पक्षी के समान दिखाई देते हैं। जैसे पक्षी में पश्चपाद पूरे के पूरे दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से इनमें भी पश्चपाद पूरे के पूरे दिखाई देंगे और अग्रपाद किसमें बदल जाएगा, पंखों में बदल जाएगा। इसके बाद अगला देखिए क्या है, खोपड़ी की जो हड्डियां होती है वो पक्षियों के समान जुड़ी है। क्या है, खोपड़ी की जो हड्डी होती है वो पक्षियों के समान जुड़ी हुई होती है। जैसे आपस में खोपड़ी जो होती है, स्कल जो होती है, स्कल बोन होती है पक्षियों की, वो आपस में जुड़ी हुई होती है। सेम उसी प्रकार आप देखेंगे कि जो आर्कियोप्टेरिक्स है उसके अंदर भी जो सिर की हड्डियां होती है, खोपड़ी की हड्डियां होती है, वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे से। चलिए, तो ये सारे के सारे पक्षी वर्ग के लक्षण हैं जो कि मौजूद होते हैं आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर। उसी प्रकार से आप देखेंगे सरीसृप के यदि हम लक्षण देखेंगे तो सरीसृप के अंदर जैसे आपको लंबी पूंछ दिखाई देती है उसी प्रकार से पूंछ भी दिखाई देती है आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर। तो ये आपका पहला लक्षण हो गया सरीसृप के समान। दूसरा क्या है, स्टर्नम नामक अस्थि जो होती है कमजोर होती है। जैसे आप देखेंगे सरीसृप की जो स्टर्नम बोन होती है, स्टर्नम बोन जैसे हमारी ये जो रिब्स की हड्डियां हैं, रिब्स की हड्डियों के बीच में ये जो सीधी वाली हड्डी है, ये सीधी हड्डी क्या कहलाती है, स्टर्नम बोन कहलाती है। तो उसी प्रकार जो स्टर्नम बोन होती है सरीसृप की, तो सरीसृप की जो स्टर्नम बोन होती है वो कमजोर होती है। सेम उसी प्रकार से जो आर्कियोप्टेरिक्स है, आर्कियोप्टेरिक्स की भी जो अस्थि होती है, स्टर्नम नामक जो अस्थि या बोन होती है, ये क्या होती है, कमजोर होती है। तीसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जो पाद होते हैं यानी जो पैर होते हैं, पाद की संरचना सरीसृप के समान होती है। यानी आप देखेंगे सरीसृप के पैरों की जिस प्रकार से बनावट या संरचना होती है उसी प्रकार से आर्कियोप्टेरिक्स के पैरों की संरचना भी समानता दर्शाती है। मतलब उसी प्रकार से मिलते जुलते पैर की जो संरचना होगी लगभग उसी प्रकार से दिखाई देगी। और आखिरी में आपको याद रखना है कि जबड़ों में एक समान दांत उपस्थित, इनके जबड़े में जितने के जितने दांत पाए जाएंगे सभी के सभी एक समान होंगे। जैसे सरीसृप के अंदर क्या होता है, जितने भी दांत पाए जाते हैं सब एक समान होते हैं। ऐसे दांतों को हम बोलते हैं समदंती। क्या बोलते हैं, ऐसे दांतों को हम बोलते हैं समदंती। एक चीज आपको याद रखनी है, समदंती और विषमदंती क्या होता है। तो अगर किसी जीवधारी के अंदर जितने भी दांत हैं वो सभी के सभी अगर एक समान दिखाई देते हैं या एक समान दांत होते हैं तो वो कहलाते हैं समदंती। जैसे आप मेढक में देखेंगे सबसे बड़ी एग्जांपल, इसके अलावा सरीसृप जितने भी हैं इनके अंदर आपको समदंती दिखाई देगा, मतलब जितने दांत होंगे सब एक समान दिखाई देंगे। जैसे मानव की यदि हम बात करते हैं, एज ए ह्यूमन, मानव की यदि हम बात करते हैं, मानव में कैसे दांत होते हैं, मानव में विषमदंती दांत होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं। कैसे होते हैं, मानव के जो दांत होते हैं वो हेट्रोडोंट होते हैं यानी कि विषमदंती होते हैं। विषमदंती का मतलब होता है कि मानव में दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, केनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर और मोलर। तो मानव के अंदर आपने देखा 4 प्रकार के दांत होते हैं, यानी आपने देखा कि मानव के अंदर अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं विषमदंती। लेकिन अगर किसी जीवधारी के सभी दांत एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उसके दांत समदंती हैं। तो सरीसृप के जैसे दांत समदंती होते हैं उसी प्रकार से जो आर्कियोप्टेरिक्स है इसके अंदर के सभी दांत कैसे होते हैं, एक समान दिखाई देते हैं, यानी कि होमोडोंट होते हैं, समदंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप समदंती और विषमदंती समझ सकते हैं। कुछ होते हैं गर्तदंती, जैसे कुछ जंतुओं के जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, ये मसूड़ों में धसे हुए होते हैं, तो ऐसे दांतों को हम बोलते हैं गर्तदंती। जैसे मानव के दांत मसूड़ों में धसे हुए हैं, अर्थात मानव में जो दांत होते हैं वो विषमदंती तो होते ही हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, साथ ही साथ गर्तदंती भी होते हैं यानी कि थिकोडोंट होते हैं। गर्तदंती का मतलब क्या है, मसूड़ों में धसे हुए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि समदंती होते हैं इनके दांत, जैसे सरीसृप के दांत होते हैं उसी प्रकार ये जो हमारा आर्कियोप्टेरिक्स है इसके दांत भी जबड़े के अंदर एक समान उपस्थित होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये हमने आपको संयोजक कड़ी पूरा का पूरा कंप्लीट करा दी है। इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से देखिए हमने आज की इस वीडियो में आपको बताया समजात अंग क्या होते हैं, समजात अंगों के हमने सारे के सारे एग्जांपल आपको कराए। इसके अलावा समवृत्तीय अंग क्या होते हैं और इसके अलावा अवशेषी अंग क्या होते हैं, अवशेषी अंगों की भी हमने आपको अवशेषी अंग भी हमने आपको पूरा का पूरा कवर कराया। इसके अलावा समजात व समवृत्तीय अंगों में आपने अंतर या डिफरेंस भी देख लिया और इसके अलावा आपने देखा कि संयोजक कड़ियां क्या होती है, संयोजक कड़ियों की एग्जाम्पल भी हमने आपको यहां पे करा दिए। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग शेयर किया करें। और आप लोग अगर हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं बायोलॉजी की तो आपको उसके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा 9685, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 9685 299149 पर, 299149 पर। तो आपको हैंड रिटन नोट्स जो है प्रोवाइड कराया जाएगा।
तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।